हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईक्यू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आई होप आपके बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रहे हैं और आपकी इसी प्रिपरेशन को पावर डोज देने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज के सेशन में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो प्रकाश की चाल हर मीडियम में अलग अलग होती है। तो यहाँ पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल का जो मान होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग मतलब प्रकाश का वेग ज्यादा किसमें होगा? जहां पर उसे रुकावटें कम मिलेगी। अगर आप लिक्विड मीडियम लेते हो और एयर वाला मीडियम लेते हो तो प्रकाश को चलने में ज्यादा सुविधाजनक लगेगा आपका एयर वाला मीडियम। तो एयर वाले मीडियम से भी ज्यादा सुविधा होगी जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होगा। तो निर्वात के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मीडियम नहीं होता है, तो वहां पे प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश जो होता है दो तरीके से बिहेव करता है, एक कण के रूप में और एक तरंग के रूप में। इसे कहा जाता है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसके अंदर कण जो होते हैं बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है बहुत मजबूती से उन सभी कणों को आपस में बांधे रखता है। जैसे आप ले सकते हो सॉलिड वाली जितनी भी चीजें होती है वो सभी सघन माध्यम में आती है। दूसरा होता है विरल माध्यम। उस माध्यम के अंदर कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं, तो ऐसे माध्यम को कहा जाता है विरल माध्यम। जैसे जल के कण भी दूर दूर होते हैं, हवा के कण भी दूर दूर होते हैं, तो वो माध्यम जिसमें कण दूर दूर है उसे कहा जाता है विरल माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें कण पास पास होते हैं उसे कहा जाता है सघन माध्यम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम क्या है? तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस करेंगे विद डायग्राम के साथ। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि हमें एक सतह दी गई है जो चिकनी सतह है जिसे कहा गया है परावर्तक सतह। इसे परावर्तक सतह इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पे आपतित होने वाली किरण का परावर्तन हो जाता है। तो ये जो चिकनी सतह है इसी सतह से किरण का परावर्तन होता है, इसलिए ये सतह हमारे लिए परावर्तक सतह की तरह कार्य करती है। जब आपतित किरण तिरछी आती है और इस पे गिरती है तो पुनः उसी ही माध्यम में लौट जाती है। इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण इन दोनों के बीच में एक अभिलंब होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है परावर्तन कोण। ये बात हुई प्रकाश के परावर्तन की कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अगर कोई किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है और पुनः उसी ही माध्यम में लौट जाती है तो उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब इसके नियम क्या है? इसके दो नियम है। पहला नियम है कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित रहते हैं। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित रहते हैं। ये है पहला नियम। अगला नियम है आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। जिस एंगल पर वो आपतित होती है उसी एंगल पे वो परावर्तित होती है। तो आई होप आपको प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की परिभाषा बताओ। प्रतिबिंब मतलब इमेज। प्रतिबिंब का मतलब है कि कभी भी अगर किसी सतह से या फिर हमारी आंखों से या किसी भी पृष्ठ पर अगर प्रकाश की किरण गिरती है और गिरने के बाद बहुत सारी प्रकाश की किरणें गिरती है और गिरने के बाद परावर्तित होकर जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वो बिंदु होता है मुख्य फोकस। ठीक है, तो प्रतिबिंब की डेफिनेशन ये हो गई, जब भी किसी अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तित होने के बाद में ये किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर वस्तु का इमेज बनता है, उसे कहा जाता है प्रतिबिंब। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, दर्पण किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं?
तो दर्पण के बारे में हम पढ़ते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है और दर्पण किसे कहा जाता है। तो देखिए, दर्पण एक ऐसा चिकना और पॉलिशदार सतह होती है जिस पर जब प्रकाश की किरण गिरती है तो वो किरण परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा में चली जाती है। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका जो तल होता है वो तो या तो समतल हो या बराबर हो। जैसे आपके घर में जो मिरर होता है जिसमें आप अपना फेस देखते हो, वो एक समतल दर्पण है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। आभासी का मतलब होता है कि हमारा जो प्रतिबिंब जब हम कांच में देखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है उस कांच के पीछे बनता है, आभासी उसे कहा जाता है। तीसरी इसमें बात कही गई है कि इसमें बिंब दूरी व प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। हम शीशे के जितने पास जाते हैं हमारा प्रतिबिंब उतना ही पास आ जाता है, और शीशे से जितना दूर जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के अंदर जो बना हुआ है वो भी उस दर्पण से दूर चला जाएगा, मतलब पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। जैसे जैसे आप बिंब की जो दूरी है उसको परिवर्तित करोगे उसी प्रकार से प्रतिबिंब की दूरी भी चेंज होती रहेगी। अगला है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ, ये देखिए अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वक्रित होता है, उसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। और इस दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी भी होते हैं और वास्तविक भी होते हैं। और जो बिंब की दूरी होती है वो बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। ओके, तो अब हम गोलीय दर्पण के प्रकार समझते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण देखिए क्या होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, ये जो परावर्तक तल आप देख रहे हो ये अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है। और जिस भाग से वो वक्रित होता है उसी भाग में क्या होता है, आपके प्रकाश का अपवर्तन, आपके प्रकाश का परावर्तन होता है। बाहर से ये वाले जो साइन है ये बताते हैं कि ये बाहर से रंजित है, रंजित का मतलब पॉलिश किया गया है। तो इसका अंदर का तल वक्रित है, मतलब जो प्रकाश की किरणें आएगी वो इस तरीके से आएगी और परावर्तित होएगी। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, देखिए इसका उपयोग किया जाता है टॉर्च में, सर्च लाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में। अवतल दर्पण का उपयोग हम गाड़ियों की हेडलाइट में करते हैं। और दांतों के डॉक्टर जो होते हैं दांतों की साइज को बड़ा देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसके अंदर जो वक्रित वाला जो भाग होता है वो बाहर की साइड होता है। ये आप देख सकते हो, वक्रित भाग बाहर की साइड होता है, मतलब परावर्तक तल बाहर की ओर वक्रित होता है। ये परावर्तक तल है और ये बाहर की ओर वक्रित है, और इसी से प्रकाश की किरणें यहाँ पे आएगी और परावर्तित होगी, और अंदर से ये पॉलिश किया गया होता है। तो ये होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के जो उपयोग हैं वो देखिए क्या होते हैं। वाहनों के साइड मिरर में इसका यूज किया जाता है। वाहनों के अंदर जो आपने साइड में मिरर देखे गए होंगे, मिरर देखे हैं, वो उत्तल दर्पण के होते हैं, जिसमें क्या होता है पीछे के जितने भी वाहन होते हैं बड़ी आसानी से उसमें दिखाई देते हैं। टेलीस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है, धूप के चश्मे में इसका उपयोग किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हमने दर्पण के साथ में गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में डिस्कस कर लिया। निम्न को परिभाषित कीजिए। मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और द्वारक। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस एक साथ करेंगे विद डेफिनेशन। और ये गोलीय दर्पण के अंदर कहाँ कहाँ पे होते हैं, इनका स्थान कहाँ पे होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये गोलीय दर्पण का आरेख है, डायग्राम है ये। और इसके अंदर जो हाफ वाला पार्ट है इधर वाला, जिसको हम गोलीय दर्पण में इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे जो पॉलिश किया गया है हम सिर्फ उसी को काम में लेंगे। जो बाहर से पॉलिश होता है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। तो यहाँ पे हमने अवतल दर्पण लिया है, और अब हम देखेंगे कि वो जो सारी परिभाषाएं हैं उनको हम समझेंगे और वो सारे कहाँ कहाँ पे होते हैं उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस पूरे गोले के जो भाग है, ये पूरा जो गोलीय भाग है, इसका जो केंद्र है वो होता है वक्रता केंद्र। तो आप बोल सकते हो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। अगला देखिए, ये जो हमारे पास परावर्तक तल है, ये हमारे पास परावर्तक तल है,
और इसी परावर्तक तल से प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी। तो इस परावर्तक तल के बीच का जो मध्य बिंदु होता है उसे कहा जाता है ध्रुव। ये हमारे पास क्या है, ध्रुव। अगला देखिए, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होके जाने वाली रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। दोबारा सुनिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों के बीच की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, जिसे r से डिनोट किया जाता है। मुख्य फोकस क्या होता है, C और P के बीच का बिंदु जो होता है उसे कहा जाता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो है उसे कहा जाता है फोकस दूरी। तो ये सारे की सारी परिभाषाएं हमने इस डायग्राम के थ्रू समझ ली। अगला एक चीज और दोबारा से हम इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। गोली दर्पण का जो केंद्र होता है उसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। वक्रता केंद्र व फोकस दूरी में संबंध होता है एक, और वो क्या होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। अगर हम यहाँ पे वक्रता त्रिज्या r है उसको हाफ कर देंगे तो उसका मान किसके बराबर होगा, इस फोकस दूरी के बराबर होगा, क्योंकि फोकस दूरी r के हाफ के इक्वल होती है। अगर f को डबल कर देंगे तो वो r के इक्वल होगा, r को आधा कर देंगे तो वो f के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 4 नियम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसको हम आरेख से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम ये होता है कि जब दर्पण पे समांतर किरणें आपतित होती है तो परावर्तित होने के बाद वो फोकस से गुजर जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये समांतर किरणें आ रही है और ये आपतित हो रही है, और उसके बाद में जब परावर्तित होती है तो ये फोकस जो है यहाँ से ये गुजर जाती है। तो पहला नियम क्या है कि अगर कोई भी किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये हमारे पास मुख्य अक्ष है और इसके समांतर अगर कोई किरणें आ रही है तो वह परावर्तित होने के बाद में मुख्य फोकस जो है वहां से गुजरेगी। अगला देखिए, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से अगर होती हुई आ रही है, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होती हुई आ रही है तो वो परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर समांतर आती है तो मुख्य अक्ष के, अगर समांतर आती है तो मुख्य फोकस से गुजरेगी परावर्तित होने के बाद में, और अगर मुख्य फोकस से होती हुई आती है तो वो परावर्तित होने के बाद में समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अगला देखिए नियम क्या है, अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अगर वक्रता केंद्र से आएगी तो वापस वक्रता केंद्र की तरफ ही चली जाएगी, परावर्तित होने के बाद में वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। अगला देखिए, अगर वो आपतित किरण ध्रुव पे गिरती है तो ध्रुव क्या करता है, उस किरण को उसी एंगल पर वापस परावर्तित कर देता है। मतलब जिस एंगल पर वो ध्रुव पर आपतित होती है उसी एंगल से वो परावर्तित हो जाती है। तो ये 4 नियम होते हैं जब भी किसी दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, तो ये 4 नियम जो है उसको वो फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की निम्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब आरेख खींचिए। तो यहाँ पे हमें अलग अलग स्थितियां दे रखी है और हम ये देखेंगे कि अलग अलग स्थितियों पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनते हैं, कौन सी साइज के बनते हैं, और आभासी होते हैं, वास्तविक होते हैं, या फिर उल्टे या सीधे होते हैं। तो इनको हम आरेख के थ्रू समझते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, उसकी क्या स्थिति होती है। ये यहाँ पे हमने डॉट डॉट लगाया है, मतलब यहाँ पे ये अनंत को दर्शाता है। अनंत पे जब हमने कोई वस्तु रखी तो उससे निकलने वाली किरणें क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। और जब मुख्य अक्ष के समांतर कभी भी कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तित होकर वो मुख्य अक्ष, जो मुख्य फोकस जो होता है वहां से गुजरती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है और मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है परावर्तित होने के बाद में। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिलते हैं
पहला पॉइंट ये कि जो बिंब होगा उसका जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा मुख्य फोकस से। दूसरा पॉइंट ये कि उसकी जो साइज होगी वो बिंदु के फॉर्म में होगी, मतलब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, डॉट की फॉर्म में यहाँ पे बनेगा। तीसरा पॉइंट ये कि बहुत छोटा बनेगा। और पांचवा पॉइंट ये कि वो इधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब बिंब भी यहीं पे है, प्रतिबिंब भी यहीं पे है, तो वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। अगला देखिए, जब वस्तु सी से परे हो, सी से परे का मतलब होता है सी से जस्ट पहले, हम पहले यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब था अनंत पे, फिर हम उसको थोड़ा सा और सी के पास में लेके गए, तब इससे किरणें जो निकलेगी उनसे किस तरह का इमेज हमें देखने को मिलता है। आपतित किरणें दर्पण से टकराती है, तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, जो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी वो समांतर हो जाएगी। तो यहाँ से दो किरणें जो निकल रही है, वैसे तो बिंब से बहुत सी किरणें निकलती है, लेकिन यहाँ समझने के लिए हम सिर्फ दो किरणों पे स्टडी कर रहे हैं ताकि उनसे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को जान पाए। तो एक किरण जब, एक रे जो होती है जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है परावर्तित होने के बाद में, और अगर मुख्य फोकस से होकर आती है तो वो परावर्तित होकर समांतर हो जाती है। तो ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरणें हैं, जब दोनों मिल गई तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पहले प्रतिबिंब बना था एफ पे, अब प्रतिबिंब बन गया सी से पहले, मतलब सी से पहले अगर कोई बिंब है तो सी के जस्ट बाद में क्या बन जाएगा, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो उसकी साइज कैसी होगी, उसकी साइज जो है वो छोटी होगी और वास्तविक होगा, क्योंकि इधर ही आपका प्रतिबिंब है और यहीं से आपका बिंब है, और साइज उसका छोटा होगा। अगला देखिए, जब वस्तु सी पर हो, पहले हमारे पास वस्तु थी यहाँ पे अनंत पे, फिर सी से जस्ट पहले, अब सी पर वक्रता केंद्र पर जो हमने वस्तु रख दी, तो उससे एक किरण जो समांतर आएगी वो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी परावर्तित होने के बाद में, और जो मुख्य फोकस से होकर आएगी वो परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों किरणें परावर्तित होने के बाद में कहाँ पे मिल रही है, सी पर मिल रही है। तो मतलब आपका जो प्रतिबिंब होगा वो सी पे बनेगा, सी पे बनेगा तो समान साइज का बनेगा, जैसा बिंब है वैसा प्रतिबिंब होगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगला देखिए, जब वस्तु सी व एफ के बीच में हो, तो हमने सी पे रख लिया था बिंब, उसकी स्थिति क्या हुई थी प्रतिबिंब की वो हमने देख ली। अब अगर वस्तु सी और एफ के बीच में है, ये सी और एफ है, और इसके बीच में अगर यहाँ पे प्रतिबिंब है, तो एक किरण जब उस मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है परावर्तन के बाद में, और जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी के पहले बनेगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका जो बिंब है वो दर्पण के नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आपका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से दूर जा रहा है। तो यहाँ पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा होगा। दूसरी बात कि जो इसकी उल्टा होगा, और ये वास्तविक होगा, क्योंकि जहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है वहीं आपका बिंब है। अगला देखिए, जब वस्तु एफ पर हो, तो अब हम वस्तु को एफ पे लेके आ गए हैं, और जब एफ से कोई किरण आपतित हो रही है तो एक तो वो मुख्य फोकस जो होगी वहां से परावर्तित होकर निकल जाएगी, और दूसरी अगर जो वक्रता केंद्र से आएगी वो वक्रता केंद्र पे ही चली जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास देखिए, दोनों के दोनों परावर्तित किरणें आपस में नहीं मिल रही है, लेकिन आगे जाके ये अनंत में कहीं मिल सकती है, तो वहां पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो एफ पर जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, अनंत पे बनता है, बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक ही बनता है, क्योंकि जब तक वो दर्पण के इधर बनेगा वो वास्तविक होगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो वो आभासी हो जाएगा। अगला देखिए, जब वस्तु एफ व पी के बीच में है, अब वस्तु को हम एफ और पी के बीच में लेके आ गए हैं, हमारे पास यहाँ पे एफ और पी के बीच में वस्तु है, तो उससे एक किरण निकलेगी, तो पी के जस्ट वो पास में आ चुका है, इस वजह से एक किरण उसके पी जो ध्रुव है वहां पे गिरेगी, तो ध्रुव क्या करेगा, उसे उसी एंगल से बाहर निकाल देगा, वापस उसी दिशा में भेज देगा। हमने ये नियम में पढ़ा था कि ध्रुव पर जब कोई किरण गिरती है तो वो उसी एंगल से उसको वापस परावर्तित कर देता है, और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी वो वापस वक्रता केंद्र की ओर चली जाएगी। तो यहाँ पे भी ये दोनों परावर्तित किरणें आपस में नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो प्रतिच्छेद होगा वो अनंत में जाके होगा, और अनंत में ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर हम इसको पीछे की ओर अगर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब इसको आगे की ओर हमने ऐसे बढ़ाया
तो कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, ये मिल जाएगी। इस बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, और इस बिंब की साइज से बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र लिखिए व आवर्धन को समझाइए। तो यहाँ पे हम दर्पण सूत्र व आवर्धन को समझते हैं। देखिए, दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u का मतलब होता है बिंब की दूरी, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और f का मतलब होता है फोकस दूरी। और सेम इसी प्रकार से आपका लेंस का सूत्र भी होता है। फर्क इतना होता है कि दर्पण सूत्र पॉजिटिव व लेंस सूत्र नेगेटिव में होता है। आवर्धन का मतलब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है या प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और बिंब की ऊंचाई होती है, उसके अनुपात को बोला जाता है दर्पण का आवर्धन। और जो दर्पण में बिंब की दूरी है, यहाँ पे ये बिंब की दूरी है और ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको भी आवर्धन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हम प्रतिबिंब की दूरी लेते हैं वो नेगेटिव में ली जाती है। अगला देखिए, लेंस सूत्र व आवर्धन। इसके अंदर भी देखिए, आवर्धन जो है, आवर्धन के अंदर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, और प्रतिबिंब की दूरी व बिंब की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब की दूरी है वो पॉजिटिव में ली जाती है। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता, कोई लेंस किसी प्रकार की किरणों को कितना अभिसारित करता है या कितना अपसारित कर सकता है, उसकी ये जो क्षमता होती है उसे कहा जाता है लेंस की क्षमता। दोबारा से समझिए, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को कितना अभिसारित कर सकता है, कितना अपसारित कर सकता है। अभिसारी का मतलब होता है किरणों को एक केंद्र पर केंद्रित करना, और अपसारी का मतलब होता है किरणों को फैलाना। तो लेंस की यही क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है, और इसे P से दर्शाते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P इक्वल टू 1/f। f यहाँ पे फोकस दूरी है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर के अंदर 1 मीटर इनवर्स फोकस दूरी होती है। अगला देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन के नियम को समझाइए, और प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण है, और अपवर्तन नाम किसे कहते हैं? सापेक्ष व निरपेक्ष अपवर्तन नाम क्या है? तो हम इन तीनों क्वेश्चन को एक ही डायग्राम से समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन क्यों होता है पहले हम उसको समझते हैं, उसके बाद में कैसे होता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अपवर्तन का कारण होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। तो हम एक क्लासरूम के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको उस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि आप बाहर से हॉल से किसी क्लासरूम में जा रहे हैं। हॉल के अंदर आपको मतलब बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, आप वहाँ पे अकेले हो, और आप आराम से अपनी अच्छी वाली स्पीड से चले जा रहे हो किसी क्लास में जाने के लिए। लेकिन जैसे ही आप उस क्लास में एंटर करते हो तो वो क्या है, उस क्लास के अंदर इतने सारे बच्चे हैं कि आपको उस क्लास में एंटर करने के बाद अगर लास्ट वाली बेंच पे जाके बैठना है तो आपकी स्पीड में क्या आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आप अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाते हो, आपके मार्ग में बाधाएं आ जाती है, तो स्पीड चेंज हो गई आपकी। तो क्या हुआ, जैसे आप हॉल में जिस स्पीड से चल रहे थे उस स्पीड से आप उस क्लास में नहीं जा पा रहे, तो आपके पथ में क्या आया, विचलन आया। इसे कहा जाता है अपवर्तन। तो ये तो आपके चलने के अंदर विचलन आया, लेकिन प्रकाश में भी ऐसा ही होता है। अगर दो माध्यम आपने लिए हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जा रहा है तो दोनों के अंदर प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग होती है। अगर आपने कोई सॉलिड वाला माध्यम ले लिया, ठोस माध्यम ले लिया, एक आपने द्रव माध्यम ले लिया, तो दोनों के अंदर क्या होता है, स्पीड जो चाल होगी प्रकाश की वो अलग अलग होगी। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर माध्यम अलग अलग है तो प्रकाश की चाल का मान अलग अलग होता है। अगर आपने कोई सॉलिड माध्यम लिया है तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और आपने अगर लिक्विड या गैस वाला माध्यम लिया है तो उसके अंदर प्रकाश की चाल आपकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने दो माध्यम लिए हैं, इन दोनों माध्यम में कोई भी माध्यम, कैसा भी आप माध्यम काम में ले सकते हो, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए। दूसरी बात ये कि उनमें से एक सघन और एक विरल होना चाहिए। तो इन दोनों माध्यम में एक आपका होगा विरल माध्यम और एक आपका होगा सघन माध्यम, या आप इसको विरल ले सकते हो, इसको सघन ले सकते हो, या फिर इसको विरल या इसको सघन ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे ही किरण आपतित होती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है क्योंकि उसको दूसरा माध्यम मिल जाता है,
तो वो दो तरीके से विचलन करती है। या तो वो इस अभिलंब के पास में झुक जाती है। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 रेखाएं खींची है। पहली रेखा का मतलब है कि इसको जाना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जाती है। या तो ये इस अभिलंब के पास में आ जाती है या इस अभिलंब से दूर हो जाती है। तो पास में कब आती है, दूर कब जाती है, इसका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने यहाँ पे विरल माध्यम लिया और यहाँ पे आपने सघन लिया, तो जब भी विरल से सघन में जाएगी तो वो अभिलंब के पास में आ जाएगी, लेकिन अगर वो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। अब प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, इसमें भी जिस तरीके से हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था उसमें 2 नियम होते हैं, उसी तरीके से प्रकाश के अपवर्तन में भी ये नियम को फॉलो करता है। पहला नियम ये है कि आपतित किरण अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में है। देखो ये तल एक है, यहाँ आपतित किरण, यहाँ अभिलंब, और यहाँ पे ये जो अपवर्तित किरणें हैं ये भी इसी तल से जुड़ी हुई है। तो पहला नियम ये हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अगला इसका हो जाएगा कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा जो होती है उसका मान एक नियतांक होता है, मतलब जा का मतलब होता है साइन। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का मान एक नियतांक होता है, एक स्थिर नियतांक होता है। तो यहाँ पे जो नियतांक है उसे कहा जाता है अपवर्तन नाम कहा जाता है। तो अपवर्तन नाम क्या होता है, अब उसको भी समझ लेते हैं। एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम कहते हैं अपवर्तन। अब देखते हैं कि अपवर्तन नाम क्या होता है। देखिए, जब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अनुपात जो होता है उसे कहा जाता है अपवर्तनांक। ओके, तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, उन दोनों के अनुपात को कहा जाता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो होता है वो अपवर्तनांक जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है आपके निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक होता है उसे कहा जाता है सापेक्ष, और निरपेक्ष होता है माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का जो अपवर्तनांक होता है उसे कहा जाता है निरपेक्ष। लेंस के प्रकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए, लेंस सूत्र लिखिए व इसके आवर्धन को समझाइए। तो लेंस सूत्र के बारे में हमने पढ़ लिया है, लेंस की क्षमता इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस किसे कहा जाता है, ऐसे लेंस जो क्या होते हैं बीच में से पतले और किनारों से मोटे होते हैं उन्हें कहा जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब अपसारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो अवतल लेंस होता है ये किरणों को फैलाने का काम करता है। फैलाने का मतलब जैसे ही किरणें यहाँ पे आपतित होती है तो ये किरणों को फैला देता है, ऐसे फैला देता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में से मोटा होता है व किनारों से पतला होता है, और इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसका काम होता है कि जितनी भी किरणें आ रही है उनको सबको ये क्या करता है, एक केंद्र पर केंद्रित कर देता है। तो सभी किरणों को एक केंद्र पर केंद्रित करने का काम करता है उत्तल लेंस और सभी किरणों को फैलाने का काम करता है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण तथा लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, और कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन का नामक चित्र बनाइए। तो जो हमने अपवर्तन अभी किया था, प्रकाश के अपवर्तन को समझा था आरेख से, तो उसी प्रकार से आपको एक कांच की पट्टिका लेनी है और उसमें प्रकाश का अपवर्तन आपको दर्शाना है। सेम वही प्रोसेस होगा जो प्रकाश के अपवर्तन में होता है, इसमें आपको कांच की पट्टिका लेनी है। और जो गोलीय दर्पण तथा लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस, मतलब अवतल ही दर्पण और अवतल लेंस दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव में ली जाती है। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस इन दोनों की फोकस दूरी पॉजिटिव में ली जाती है। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा और बड़ा दोनों बन सकता है, आभासी और वास्तविक दोनों बन सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, आभासी दर्पण के पीछे और छोटा बनता है। तो आज हमने चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक और साथ में ही वो क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम के नेसेसरी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं आपके लिए। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।